हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल दैट इज बी इको परफेक्ट। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्रॉस प्राइस इफेक्ट फ्रॉम चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड। जैसा कि आप जानते हो, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में थ्योरी ऑफ डिमांड चैप्टर से रिलेटेड इसका मीनिंग, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, लॉ ऑफ डिमांड, डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंशन एंड इंक्रीज इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन एंड डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक क्रॉस प्राइस इफेक्ट। तो क्रॉस प्राइस इफेक्ट क्या है? देखिए, एक तो होता है प्राइस इफेक्ट, यानी डायरेक्ट प्राइस इफेक्ट। डायरेक्ट प्राइस इफेक्ट क्या है? जैसे किसी कॉमोडिटी को हम परचेज करने जाते हैं, उसके प्राइस में चेंज हो जाए और उसके चेंजेस से हम प्रभावित हो जाएं किसी ना किसी तरीके से, तो हमें मतलब उस प्राइस के चेंज होने का डायरेक्ट हम पे इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। और क्रॉस प्राइस इफेक्ट क्या है? क्रॉस प्राइस इफेक्ट होता है जब हम खरीद तो किसी और गुड को रहे हैं, जिसको हम खरीद रहे हैं उसका प्राइस तो वही है, बट कोई अदर कॉमोडिटी है, यानी उस गुड से रिलेटेड कोई दूसरी गुड्स है, और उस दूसरी गुड्स के प्राइस के चेंज होने से उसकी डिमांड में चेंज हो गया। दैट इज कॉल्ड क्रॉस प्राइस इफेक्ट। इसके लिए एक एग्जांपल भी ले सकते हैं। जैसे आपने देखा है, कई बार हम क्लास में क्या करते हैं, बच्चों के गाल पे चाटा लगा देते हैं, थप्पड़ लगा देते हैं। तो क्रॉस प्राइस इफेक्ट है, इसमें देखो दो पे इफेक्ट पड़ा। एक तो जिसपे थप्पड़ पड़ा उस पे तो ऑब्वियस सी बात है, इफेक्ट पड़ा ही पड़ा। फिर कई बार बच्चे कुछ ऐसे भी होते हैं, उसके पड़ने से दूसरे डर जाते हैं कि अब सही हो जाओ, हमारी भी टर्न आ सकती है, तो उस पे चाटा पड़ने से दूसरे पे फर्क पड़ा। ये क्या होगा? क्रॉस इफेक्ट, ठीक है। बट यहाँ पे हम थप्पड़ की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे प्राइस इफेक्ट की बात कर रहे हैं। तो क्रॉस प्राइस इफेक्ट मींस व्हेन डिमांड फॉर वाई कॉमोडिटी चेंजेस, वाई मतलब कोई भी, एक्स वाई जेड मतलब कोई भी, व्हेन डिमांड फॉर वाई कॉमोडिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स कॉमोडिटी। मतलब कि वो ये नहीं कह रहे कि वाई की प्राइस में चेंज हुआ, नहीं, वो ये कह रहे हैं एक्स के प्राइस के चेंज होने से वाई की डिमांड में चेंज आ जाना जो होता है इज कॉल्ड क्रॉस प्राइस इफेक्ट। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं? क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से हो सकता है, आप देख सकते हो बोर्ड पे, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग प्राइस। किस चीज का फॉलोइंग प्राइस? ऑफ गुड एक्स। कोई एक्स गुड है, उसके प्राइस पे फॉलो हुआ है, उसका इफेक्ट दिखाना किस पे? ऑन द डिमांड ऑफ गुड वाई, वाई पे, यानी एक्स और वाई तो अलग अलग गुड है, ठीक है। इफ एक्स एंड वाई आर रिलेटेड गुड्स। ये क्यों लिखा है? क्योंकि जो अनरिलेटेड गुड्स होती हैं, जिनका कोई रिलेशन ही नहीं होता, उन गुड्स के केस में ऐसा नहीं होता है। आपने अपनी रियल लाइफ में भी देखा होगा। सपोज कीजिए, जैसे मान के चलो शूज के प्राइस इंक्रीज हो जाए, किसके? शूज के। मार्केट में शूज के प्राइस इंक्रीज हो जाए, तो आप जो डिमांड करते हो कुरकुरे और लेज की अपने स्कूल्स में, बताओ उसकी डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। शूज अलग चीज है, कुरकुरे लेज अलग चीज है, तो ये क्या है? अनरिलेटेड गुड्स है। ये फर्क तभी पड़ता है जब वो रिलेटेड हो, यानी एक गुड के प्राइस में चेंज होने से दूसरे की डिमांड में चेंज तभी होगा जब उन गुड्स में कोई रिलेशन होता है। तो ये रिलेशन कौन सी गुड्स में होता है आपको पता है? हम रिलेटेड गुड्स होती है हमारी। तो रिलेटेड गुड्स कौन सी है? यानी क्रॉस प्राइस इफेक्ट विल टेक प्लेस ओनली इन केस ऑफ रिलेटेड गुड्स। केवल रिलेटेड गुड्स के केस में ऐसा होता है। रिलेटेड गुड कौन सी होती है हमारी? सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सी है? प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है, विच कैन बी यूज्ड फॉर ईच अदर, जिनको हम एक दूसरे के प्लेस पे यूज कर सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स। फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफी, पेप्सी एंड कोक, बॉल पेन, इंक पेन, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है। अगर हमें एक नहीं मिलती तो उसके प्लेस हम दूसरे से भी काम चला सकते हैं। दूसरी तरफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती है। कॉम्प्लीमेंट्री कौन सी होती है? विच आर डिमांडेड टुगेदर, यानी जिनकी डिमांड एक दूसरे पे डिपेंड करती है। जैसे कार एंड पेट्रोल, पेट्रोल की डिमांड कार पे डिपेंड करती है, और थोड़ा बहुत कार की डिमांड भी पेट्रोल से रिलेटेड है। अगर इस पेट्रोल को 5000 रुपी पर लीटर कर दें, हालांकि मैंने कुछ अनरियलिस्टिक एग्जांपल दे दिया है, 5000 पर लीटर, भाई साहब गारंटी दे रहा हूं कार की जो डिमांड है बिल्कुल कम हो जाएगी। कौन खरीदेगा यार? उसको चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, और वो इतना महंगा। और सच बता रहा हूं, जो कार खरीद भी रखी ना जिन्होंने, वो भी नहीं चलाएंगे, ठीक है। तो ये कौन सा है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स।
तो होता क्या है इन गुड्स के केस में, जैसे क्वेश्चन लिखा है, अब हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आना है। क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि वो एक्स कमोडिटी है, उसका प्राइस फॉल हो जाता है। तो उस एक्स कमोडिटी के प्राइस के फॉल होने से उससे जो रिलेटेड गुड्स है वाई, उसकी डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा। क्वेश्चन ये है। अब कह रहा है कि इफ एक्स एंड वाई आर रिलेटेड गुड्स, हालांकि देखो रिलेटेड तो भाई सब्स्टिट्यूट भी होती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिलेटेड होती है। तो इसमें 4 कंडीशंस यानी 4 टाइप से क्वेश्चंस को मोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले सब्स्टिट्यूट गुड्स में देख लेते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ेगा। टी और कॉफी, एक्स और वाई नेम दे दिया। ये कह रहा है एक्स के प्राइस में चेंज होने से, फॉल इन प्राइस ऑफ एक्स। इसका मतलब अभी ये दोनों क्या है, 10 रुपए की है। ये भी 10 रुपए की, ये भी 10 रुपए की पर कप। ठीक है, इनका कहना है कि टी का जो प्राइस है वो क्या हो जाए, टी का प्राइस फॉल हो जाए। फॉल मान ले 8 से 10 से 8 हो जाए। ठीक है, तो कॉफी की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा, तो कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज कैसे हुई, देखो टी का प्राइस फॉल हुआ, कॉफी का तो एज इट इज है। अब जो टी है वो कॉफी की तुलना में सस्ती है, वो तो अभी भी 10 रुपए की है और ये सस्ती होगी प्राइस कम होने की वजह से। तो वैसे कॉफी का सब्स्टिट्यूट है तो पब्लिक सीधी सी बात है भाई, मतलब कि टी को प्रीफर करने लगेंगे, चाय को पीने लगेंगे इन प्लेस ऑफ कॉफी, क्योंकि सस्ती पड़ रही है ना वो। तो कॉफी की डिमांड पे क्या फर्क पड़ा, कॉफी की डिमांड तो भाई साहब कम होगी। किसकी वजह से कम हुई है, अदर फैक्टर्स की वजह से। हालांकि कॉफी का प्राइस तो चेंज नहीं हुआ, तो ये इफेक्ट पड़ेगा फॉल इन प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी का वाई की डिमांड पे। तो कहने का मतलब ये जो वाई की डिमांड है वो क्या हो जाएगी, विल डिक्रीज ड्यू टू फॉल इन प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी इफ एक्स एंड वाई आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगर एक्स और वाई सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं तो ये इफेक्ट पड़ेगा इस कंडीशन का। इसको हम ग्राफिकली भी शो कर सकते हैं। इसको किस तरीके से, अगर हमें ग्राफ ही दिखाना है, ग्राफ के थ्रू शो करना है, ओ वाई एक्स सभी को पता है। ग्राफ बनेगा किसका, क्या यहाँ हमने डिमांड का जिक्र किया टी की, नहीं, टी की डिमांड का हमने कोई डिस्कशन नहीं किया। कॉफी की डिमांड पे पूछ रहा, उनका क्वेश्चन भी यही था, ऑन द डिमांड ऑफ वाई, वाई की डिमांड पे फर्क बताना है। तो वाई कमोडिटी का ग्राफ है, रिमेंबर। अब आपको पता है यार वाई का प्राइस तो वही है, और आपने इससे पहले भी कर्व बनाए हैं, जैसे ये प्राइस है कांस्टेंट ही रहेगा जब चेंज नहीं हुआ, तो इसी प्राइस पे डिमांड चेंज हो जाती है। सपोज करो पहले तो डिमांड इतनी थी, यानी इतनी वाली ओ क्यू यूनिट्स की डिमांड करता था, बट इसके कोई सब्स्टिट्यूट गुड थी वाई कमोडिटी की, उसका प्राइस कम होने की वजह से कुछ कंज्यूमर इसकी डिमांड कम करके वहां चलेगी। तो इस पर क्या फर्क पड़ा, इसकी डिमांड कम होगी। डी से D1 अंदर की तरफ कर्व दिखा देंगे, यानी OQ से OQ1 इधर कम होना होता है, तो क्या दिखा रहा है, डिक्रीज इन डिमांड का कर्व है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ग्राफ से भी शो कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्या होता है, एक गुड के प्राइस के चेंज होने से दूसरे की डिमांड पर। बात आई समझ में आपको। और देखो वैसे भी डिक्रीज वर्ड कब यूज करते हैं, डिक्रीज और इंक्रीज, जब किसी कमोडिटी की डिमांड में चेंज आए ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स एक्सेप्ट प्राइस ऑफ इट्स ओन कमोडिटी, इसके प्राइस में नहीं, कोई इससे रिलेटेड। तो टी तो अलग ही गुड है ना, तो कॉफी के प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, कॉफी का सब्स्टिट्यूट था टी, उसके प्राइस की वजह से चेंजेस आए। तो इस तरीके से हम ग्राफिकली इसको शो कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ग्राफ का। ठीक है, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसकी दूसरी कंडीशन भी हम डिस्कस कर सकते हैं इधर ही, कि जरूरी नहीं है प्राइस फॉल हो, राइज भी हो सकता है। और करके लिख देता हूं मैं, सपोज करो टी का प्राइस यानी एक्स कमोडिटी का प्राइस राइज हो जाए, राइज होगा यानी राइज का मतलब ये है एग्जांपल के लिए 10 से 12 हो जाए। अब क्या फर्क पड़ेगा, अब ये महंगी है इसके कंपैरिजन में, अब कुछ लोग इसको छोड़ के इसको प्रीफर करेंगे, तो कॉफी की डिमांड तो बढ़ेगी ना बेटा, क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी।
इंक्रीज का कर्व दिखाना है, आपको पता है इंक्रीज डिमांड का कर्व ऐसे होता है, कर्व ये बनेगा, बस एरो इधर की तरफ शिफ्ट करके दिखा देंगे। ठीक है, तो ये तो था हमारा क्या, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स ऑन डिमांड ऑफ वाई। एक्स के जो एक्स कॉमोडिटी है उस कॉमोडिटी के प्राइस का इफेक्ट है किसकी डिमांड पे, वाई कॉमोडिटी की डिमांड पे, अगर वो एक्स और वाई कैसे गुड है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है। एक तो इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सेकंड है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का बताया था कार एंड पेट्रोल। कार एंड पेट्रोल क्या है, हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, बिकॉज दीज आर डिमांडेड टुगेदर। इनकी डिमांड एक दूसरे पे डिपेंड करती है। इनको भी हम एक्स और वाई मान सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ fall in price of X commodity on the demand of Y commodity if X and Y are complementary goods। अगर X और Y क्या है, हमारी complementary goods है, तो उसके केस में भी देखिए, जैसे भाई कार है बेटा X और Y, तो कार के प्राइस के चेंज होने से पेट्रोल की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर कार का प्राइस क्या हो जाए, राइज हो जाए, तो इसकी डिमांड फर्क बताना है। अब आप ही बता दो, कार का प्राइस राइज होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, कार के प्राइस बढ़ने से कार की डिमांड होगी कम। जब कार की डिमांड नहीं है तो पेट्रोल की डिमांड ही कहां से होगी, तो पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जब कार ही नहीं खरीदी जा रही है, जब मार्केट में कार ही नहीं है, तो पब्लिक पेट्रोल का क्या करेगी। ऐसे तो है नहीं कि पेट्रोल को साबुन की तरह नहाने में यूज करते हैं, ये डिओड्रेंट की तरह भी नहीं है कि लगा लें कोई ना कोई इंप्रेस हो जाएगा, वो भी काम नहीं करता है। ठीक है, इसकी डिमांड तो इनके पीछे ही है, व्हीकल्स के पीछे। इनके प्राइस राइज हुए जिसकी वजह से इनकी डिमांड कम हुई, इनकी डिमांड नहीं है तो इसकी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में एक कॉमोडिटी के प्राइस में चेंज होने से दूसरे की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर इसका प्राइस राइज ना होकर फॉल हो जाए, फॉल होगा तो कार की डिमांड बढ़ेगी पहले तो कार का प्राइस फॉल हुआ तो कार की डिमांड बढ़ेगी। जब कार ज्यादा खरीदी जाएंगी तो पेट्रोल की भी डिमांड ज्यादा होगी, क्योंकि ऐसे तो आपने देखा नहीं होगा कि कार खरीद ली किसी ने, जैसे बचपन में नहीं थे कि धागा बांध लिया उसमें, जो हमारी टॉयज वाली कार आती है और उसे ऐसे पी पी करते घूम रहे हैं, ऐसा तो कोई करता नहीं है। ठीक है, नोबडी डज दैट। कार ली है तो चलाएंगे भी, तो पेट्रोल की डिमांड भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसको ग्राफिकली अगर शो करना हो इसी चीज को, ये तो फ्लो चार्ट से हो गया। अब अगेन ग्राफ किस चीज का बनाएंगे इसमें, कार का नहीं, पेट्रोल की डिमांड पे, मतलब वाई की डिमांड पे फर्क पूछ रहा था वो, कि जो वाई कॉमोडिटी है उसकी डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा। तो ग्राफ अगेन वाई का बनेगा। क्या यहाँ वाई के पेट्रोल की प्राइस की बात की हमने, नहीं, हमने पेट्रोल की प्राइस की बात नहीं की। इसका मतलब पेट्रोल का प्राइस क्या है, वही है जो पहले। फिर पेट्रोल की डिमांड पे क्यों फर्क पड़ा, इसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स थी उसके प्राइस की वजह से। तो वाई का तो प्राइस एज इट इज रहेगा, और आपको पता है जब प्राइस एज इट इज रहता है तो कर्व हम इस पे बनाते हैं ऐसे, क्योंकि इंक्रीज डिक्रीज का कर्व आप लोगों ने बनाया है। ठीक है, तो जब डिक्रीज दिखाना है तो एरो इधर की तरफ ये दिखाएंगे, पहले इतनी थी डिमांड अब इतनी हो जाए। इंक्रीज का दिखाना है तो एरो इधर की तरफ, कुछ भी नेम दे दो, D1। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक ही क्वेश्चन से 4 क्वेश्चंस यानी 4 डिफरेंट टाइप से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, और उन कंडीशंस में ये ग्राफ बनेगा। बस एरो का फर्क है, अगर इंक्रीज या डिक्रीज क्या है वो आपको फ्लो चार्ट से पहले देख लेनी है कि क्या फर्क पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं क्रॉस प्राइस इफेक्ट। फ्लो चार्ट से और ग्राफ से ज्यादा इजी है इन कंपैरिजन ऑफ थ्योरेटिकली। अगर मैं आपको थ्योरेटिकली डेफिनेशन दूं तो इट वुड बी क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू, मे बी आपको लगे कि बहुत डिफिकल्ट है, बट फ्लो चार्ट जो है मेक्स इज वेरी इजी। तो आप फ्लो चार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, किस तरीके से फर्क पड़ेगा। स्टिल आपको समझ नहीं आया है, आप मेरे YouTube चैनल पे जाके कमेंट भी कर सकते हैं कि प्लीज इसको दोबारा से बताइए, और इवन यू कैन कॉल मी, और आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा क्रॉस प्राइस इफेक्ट। आप स्क्रीनशॉट ले लो।
देखिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इट मींस थ्योरी ऑफ डिमांड का। एक और उसमें पॉइंट रह गया, दैट इज व्हाई डज लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई, या यू कैन से व्हाई मोर यूनिट्स आर डिमांडेड एट लो प्राइस। देखो हम लोगों ने अब तक ये डिस्कस किया और आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है। व्हाट डज लॉ ऑफ डिमांड से? लॉ ऑफ डिमांड सेज दैट देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। प्राइस के कम होने से ज्यादा यूनिट्स की डिमांड होने लगती है किसी प्रोडक्ट की, और प्राइस के बढ़ने से उस प्रोडक्ट की कम यूनिट्स की डिमांड होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? अब क्वेश्चन ये राइज होता है, ऐसा होना ही लॉ ऑफ डिमांड है। तो कैसे भी क्वेश्चन हो सकता है, इस तरीके से, या व्हाई मोर यूनिट्स आर डिमांडेड एट लो प्राइस, या फिर व्हाई लेस यूनिट्स आर डिमांडेड एट हाई प्राइस। किसी तरीके से भी क्वेश्चन हो सकता है, बट आंसर हमारा एक ही है उसका, यानी ये रीजंस जो है विल बी द सेम। ठीक है, तो क्या रीजन है ये तो समझ में आ गया कि लॉ ऑफ डिमांड है क्या, बट ये होता क्यों है? तो उसके पीछे ये 5 रीजंस हैं। जरूरी नहीं है कि हर कॉमोडिटी के केस में ये 5 की 5 ही अप्लाई होती है। आउट ऑफ दीज 5, इन 5 में से कोई ना कोई रीजन होता है जिसकी वजह से हम प्राइस कम होते ही ज्यादा यूनिट्स, या हम नहीं, प्राइस कम होते ही उस कॉमोडिटी की ज्यादा यूनिट खरीदे जाने लगती हैं मार्केट में। इनमें से कोई ना कोई रीजन होता है। ठीक है, तो हमारा पहला रीजन क्या है? पहला रीजन आप देखिए, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। हर गुड का तो सब्स्टिट्यूट नहीं होता, बिल्कुल आई एक्सेप्ट, आई एग्री, बट बहुत सारी गुड्स ऐसी हैं जिनके सब्स्टिट्यूट्स हैं मार्केट में। अभी हमने एग्जांपल लिया था, पेप्सी का सब्स्टिट्यूट कोक है। ठीक है, फ्रूटी का सब्स्टिट्यूट स्लाइस है, टी का सब्स्टिट्यूट कॉफी है, मतलब ये सिमिलर सी गुड्स है। तो कुछ गुड्स के केस में, यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स होने की वजह से होता क्या है, जैसे सपोज कीजिए अभी हमने थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था सब्स्टिट्यूट गुड्स का, टी एंड कॉफी का लिया था। हमने देखा दोनों 10 रुपीज की हमने एज्यूम किया था, ये भी 10 की, ये भी 10 की। क्वेश्चन इनका ये है कि टी के प्राइस फॉल होने से, अगर टी का प्राइस फॉल हो जाएगा, इसकी डिमांड की बात नहीं कर रहे, थोड़ी देर आप इसे भूल जाओ। टी के प्राइस फॉल होने से क्या होगा? टी की डिमांड बढ़ेगी, टी की भी डिमांड बढ़ेगी। अब इनका क्वेश्चन ये है, ये डिमांड क्यों बढ़ी, क्या रीजन है? क्या इसका रीजन ये है कि चाय सस्ती होते जो 1 कप चाय पीता था वो कंज्यूमर अब 4 पीने लगेगा? ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, ये ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि एक की जगह आप 4 कंज्यूम कर सकते हो, ये तो रोजाना नहीं करना। ऐसे भी स्टॉक कर ले, आज 2 3 4 कप बनवा घर ले चलो कल, ऐसे भी पॉसिबल नहीं है। फिर क्या रीजन है कि फिर क्या रीजन है कि टी की डिमांड बढ़ जाएगी? इसका रीजन ये है, जब इसका प्राइस फॉल होता है, जैसे 8 रुपीज हो जाए, तो इसकी जो डिमांड बढ़ी वो इसका रीजन था, प्राइस तो कम हुआ, मान ली प्राइस कम हुआ, उसकी वजह डिमांड बढ़ी। बट उसके पीछे भी क्या लॉजिक था? प्राइस कम होने से डिमांड क्यों बढ़ी? क्योंकि अब ये है ना, जो टी अपने सब्स्टिट्यूट गुड्स के कंपैरिजन में सस्ती होगी, तो यानी प्राइस कम डेफिनेटली हुआ, बट इफेक्ट पड़ा सब्स्टिट्यूट गुड्स का। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है, यानी कम प्राइस कम होते ही ज्यादा क्यों डिमांड होने लगती है किसी कम्युनिटी की, तो उसके पीछे ये भी रीजन हो सकता है, और उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्या बोलते हैं उसे? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। दूसरी तरफ इसका प्राइस 12 हो जाए, डिमांड कम हुई, जिसको चाय पीने का जो आदी है, कोई ये तो नहीं कम करेगा वो, नहीं, ये रीजन नहीं है, उसने डिमांड कम कर दी, हार्डली सुबह से हम 1 कप को पी लेता होगा। इसका रीजन ये है कि अब कुछ कंज्यूमर छोड़ के इधर चले गए। ठीक है, प्राइस बढ़ते ही अपने सब्स्टिट्यूट के कंपैरिजन में एक्सपेंसिव होगी टी, जिसकी वजह हो सकता है उस कंज्यूमर छोड़ के इधर आ गए, तो प्राइस के बढ़ने से कम होगी इसकी डिमांड। रीजन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन गुड का इफेक्ट था, तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में भी द रीजन, किस चीज का रीजन? लॉ ऑफ डिमांड का रीजन हो सकता है गुड्स के पीछे।
हर गुड्स के सब्स्टिट्यूट नहीं होते, अभी मैंने कहा था, अभी स्टेटमेंट दी थी, ऑब्वियस सी बात है। फिर तो और कुछ ना कुछ इनमें से कोई रीजन होगा। ऐसा ही एक रीजन है हमारा इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट, ये इनकम इफेक्ट क्या है? ये इनकम इफेक्ट रियल इनकम से है। यहाँ पे मतलब दो तरीके की इनकम होती है, एक रियल इनकम और एक हमारी मॉनेटरी इनकम। मॉनेटरी इनकम तो होती है जो मनी की टर्म्स में अर्न की जाती है, और रियल इनकम को मेजर करते हैं हम गुड्स एंड सर्विसेज की टर्म्स में। किस तरीके से? फॉर एग्जांपल के लिए 40 रुपये पर केजी का कोई सामान है, इस सामान को आप पर केजी, ये तो प्राइस है, कोई फैमिली 10 केजी कंज्यूम करती मंथली, तो उसने अपना कितना पैसा खर्च कर दिया? 400 रुपीज स्पेंड कर दिया उसने शुगर के कंजम्पशन पे। शुगर का प्राइस है 40 रुपये पर केजी होती है यूजुअली। 10 किलो कोई फैमिली परचेज करती है मंथली, 400 रुपये खर्च कर दिए, ठीक है। जब इसका प्राइस फॉल हो जाए, 40 से 30 रुपये पर केजी आ जाए, क्या आ जाए? 40 से 30 रुपये पर केजी, प्राइस फॉल हुआ। तो बेसिकली इस प्राइस के फॉल होने से अब वही 400 रुपये, वो जो 400 रुपये थे, नाउ कैन परचेज मोर यूनिट्स, मोर क्वांटिटी ऑफ शुगर। आप उसी शुगर की ज्यादा क्वांटिटी परचेज कर सकते हैं आपके 400 रुपये। क्यों कर सकते हैं? ठीक है, क्यों? प्राइस कम हो गया। तो इसको बोलते हैं रियल इनकम, यानी प्राइस के कम होने से रियल इनकम बढ़ जाती है। रियल इनकम होती है जो गुड्स एंड सर्विसेज के केस में मेजर की जाती है। 10 रुपये है, आज 10 रुपये की रियल इनकम बहुत कम है। पहले बता देते हैं, आप हमारे जो फोर फादर्स हैं, कभी आपने सुना हो, बैठे हो अपने ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर के पास, तो वो कहते थे कि पहले ना 10 रुपये से इतना सामान आ जाता था, हम घुमाते थे शहर के अंदर, ठीक है, मेला भी देख आते थे, पैसा बच भी जाता था। और आज 10 रुपये का थोड़ा सा सामान आता, छोटा सा बच्चा भी 10 रुपीज मांगता। रीजन, 10 रुपीज तब भी 10 थे, आज भी 10 है। फिर क्या? अब उसकी जो रियल पावर है ना, यानी परचेजिंग पावर रुपीज की, वो कम हुई है। किसकी वजह से? प्राइस की वजह से। प्राइस बढ़ने की वजह से महंगाई इतनी होगी कि 10 रुपये से कुछ आता ही नहीं है। तो उसको बोलते हैं रियल इनकम, विच इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कैन बी परचेज्ड विद द मनी, राइट। तो प्राइस के फॉल होने से ये 400 रुपये है, नाउ कैन परचेज मोर क्वांटिटी ऑफ शुगर। ऑब्वियस सी बात है, इसलिए ज्यादा डिमांड होने लगी। हम तो रीजन बता रहे हैं ना ऑफ डिमांड का, कि प्राइस के कम होने से ज्यादा ही क्यों खरीदी जाती है? क्योंकि रियल इनकम बढ़ जाती है, ये भी रीजन हो सकता है। और अगर प्राइस बढ़ जाए इसका, 50 रुपये पर केजी हो जाए शुगर का, तब अब 400 में ऑटोमेटिक सी बात है कमाएगी, 10 केजी तो नहीं आएगी, 400 रुपये में कमाएगी, इसलिए डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि उसकी रियल इनकम में चेंज आता है प्राइस के चेंज होने से। और इसको बोलते हैं हम इनकम इफेक्ट। ये भी रीजन हो सकता है। जहां सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो इनकम इफेक्ट हो सकता है, राइट। नेक्स्ट, साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। बहुत इजी सा पॉइंट है, सिंपल सी बात है। जब किसी गुड्स का प्राइस कम हो जाता है तो बहुत सारे नए कंज्यूमर उसके साथ जुड़ जाते हैं, और जब प्राइस बढ़ जाता है तो बहुत सारे कंज्यूमर छोड़ के चले जाते हैं उसकी डिमांड को, जिसकी वजह से उस प्रोडक्ट की डिमांड में चेंज आ जाता है और लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो जाता है। आपने देखा होगा एप्पल के केस में, जब ये स्टार्टिंग में आते हैं, आज का टाइम लगा लो, गर्मियों में इन द मंथ ऑफ मई और जून काफी एक्सपेंसिव होते हैं, 200 रुपये पर केजी होते हैं। तो 200 रुपये पर केजी जब ये होते हैं तो बहुत सारे कंज्यूमर नहीं खरीदते, कुछ ही खरीदते हैं, इसलिए डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि जो कंज्यूमर का ग्रुप है ना वो कम हो जाता है, स्मॉल हो जाता है, प्राइस बढ़ती है। और जैसे ही प्राइस फॉल होता है तो मोस्टली जो फैमिलीज हैं, हर फैमिली सोच रही थी चलो यार बच्चों के लिए एप्पल ले चलें, जब से 60, 70, 50 रुपये पर केजी आ जाती है, हर बंदा खरीदता फिर अपने बच्चों के लिए। यानी प्राइस के कम होते ही बहुत सारे नए कंज्यूमर जुड़ जाते हैं किसी प्रोडक्ट की डिमांड के साथ। इसका मतलब कंज्यूमर जो ग्रुप है उसका साइज बढ़ा तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा डिमांड होगी। वो साइज बढ़ा क्यों था? प्राइस के कम होने से।
तो ये हमारा क्वेश्चन है कि प्राइस के कम होने से ऐसा क्या हो जाता है कि इस गुड्स की ज्यादा डिमांड होने लगी। तो हो सकता है कंज्यूमर ग्रुप का साइज भी चेंज होता है, ये भी रीजन हो सकता है। बढ़ने से ग्रुप छोटा हो जाता है, स्मॉल, और प्राइस कम होने से ग्रुप लार्ज हो जाता है कंज्यूमर्स का, जिसकी वजह से हमारा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो जाता है। साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। डिफरेंट यूज, कुछ गुड्स ऐसी हैं जिनके डिफरेंट यूज है, उन डिफरेंट यूजेस की वजह से लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो जाता है उनके केस में। डिफरेंट गुड्स के केस जैसे मिल्क है, ग्रेम है, चने, इस मिल्क के बहुत सारे यूज हैं, आपको पता है। इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, मिल्क कैन बी पुट टू वेरियस यूजेस, बहुत सारे यूज हैं। आप कहोगे क्या यूज, चाय बना सकते हैं, मिल्क को डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं, मिल्क से हम स्वीट्स बना सकते हैं, मिठाई भी इसी से बनती है, आपको पता है अगर कोई शौकीन हो तो, इफ समवन इज फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, ठीक है, और खीर भी इससे बनती है, आप कोई दही छाछ का शौकीन हो वो भी इससे निकलता है, मतलब बहुत सारे यूज है इसके। ऐसे ग्राम है चने, इसको आप लोग भी कंज्यूम करते हो बेसन की फॉर्म में, डायरेक्ट सुबह कोई जो यंगस्टर्स होते हैं रात को भिगो के सुबह वैसे खाते हैं, और इसको हम क्या है जो हॉर्स हैं बफेलो हैं उनको भी खिलाते हैं, काऊ को भी खिलाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इनके क्या है, डिफरेंट यूजेस हैं, बहुत सारे यूज हैं इन प्रोडक्ट के। तो होता क्या है, जब ऐसी गुड़ का प्राइस बढ़ जाता है जिनके डिफरेंट यूज हैं, ऐसी गुड्स का जब प्राइस इंक्रीज हो जाता है, प्राइस राइज हो जाता है, तो जो कंज्यूमर है या ऐसा जो प्रोडक्ट है अदर यूजेस को छोड़ के मेन यूज पा जाते हैं, मिल्क और चाय। ये भूल जाएंगे कि दूध चलाना भी है, चलाना इन सेंस घी निकालना, कि घी भी निकालना है उसकी इच्छा नहीं रखेंगे वो, क्योंकि महंगा आ रहा है बहुत ज़्यादा, स्वीट्स की इच्छा भी रखेंगे, प्राइस बढ़ते इसलिए वो अपना कम कर देते हैं कंजम्पशन। पर जैसे ही इसका प्राइस कम होता है इसकी डिमांड मार्केट में बढ़ जाएगी। रीजन, क्योंकि पब्लिक इसको अदर यूजेस में यूज करने लगती है। जो 1 kg खरीदता था बंदा अब वो 2 लेगा, क्यों, पता है कि सस्ता हो गया, चलो और यूज में, बच्चे के लिए क्या है सुबह दही भी ले जाएंगे, कभी कभी खीर भी बना लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उनके यूजेस की वजह से इसकी डिमांड बढ़ जाती है प्राइस के कम होने से, और प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है। तो इसका मतलब लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो गया मिल्क के केस में। रीजन क्या रहा, इसके डिफरेंट यूज। ऐसे ग्राम है, चने हैं मार्केट में, अगर प्राइस बढ़ जाए तो पब्लिक बस अपने लिए यूज करेगी, यानी ह्यूमन बीइंग अपने लिए यूज करेगा, एनिमल्स के लिए यूज नहीं करेगा, तो डिमांड कम होगी। और अगर इसका प्राइस फॉल हो जाए तो एनिमल्स को भी खिलाने लगेंगे, डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये भी रीजन हो सकता है, डिफरेंट यूजेस, किसी गुड्स के पीछे ये रीजन हो सकता है जिसकी वजह से लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो जाता है। लास्ट पॉइंट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये थोड़ा सा अभी जिन बच्चों के लिए इनिशियल वीडियो है और मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में नहीं जाना है उनके लिए ये पॉइंट हमारा थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं कह सकते, थोड़ा सा। ये मार्जिनल यूटिलिटी का एक लॉ है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसमें मुझे थोड़ा सा ज़्यादा बताना पड़ेगा, वीडियो हो जाएगी काफ़ी बड़ी। तो इसको जब हम यूटिलिटी वाला चैप्टर यानी जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है उस वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि ये मार्जिनल यूटिलिटी क्या है और किस तरीके से इसकी वजह से लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है। आप अभी इन 4 पॉइंट्स को लर्न कर सकते हो, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और ऑलमोस्ट अब थ्योरी ऑफ डिमांड से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं हैव बीन कवर्ड बाय मी, ठीक है। मैंने ऑलमोस्ट सारा कवर कर लिया है। कुछ जो आपको हो सकता सिलेबस में नहीं हो, अगर ऐसे टॉपिक्स का वीडियो चाहते हो फ्रॉम दिस चैप्टर, यू कैन कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में इतना ही। इसे देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।